कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो प्रोनाउन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ इट। तो आइए देखते हैं यूजेज ऑफ इट। इट के यूज देखिए क्या है। इट का यूज लाइफलेस थिंग्स, तब इट का प्रयोग निर्जीव चीजों के लिए या एनिमल्स के लिए होता है। यानी कोई लाइफलेस थिंग है या एनिमल है, उसके लिए क्या करें आप, का यूज करें। जैसे मैंने लिखा, आई हैव बॉट अ पेंसिल, इट राइट्स वेल। अभी जो इट का यूज हुआ है किसके लिए हुआ है? पेंसिल के लिए हुआ है। तो ठीक है, लाइफलेस थिंग है, आपने क्या लगा दिया, लगा दिया। ठीक। द काउ इज इंजर्ड, इट नीड्स ट्रीटमेंट। अभी इट का यूज हमने किसके लिए किया? काउ के लिए। कोई एनिमल है, आपने क्या लगा दिया? इट लगा दिया। आई हैव अ कैट, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक। तो अब देखिए, कैट कोई एनिमल है, आपने क्या लगा दिया? इट का यूज कर लिया। ठीक है, समझ रहे होंगे। यानी अगर कोई लाइफलेस थिंग है या कोई एनिमल है, उसके लिए क्या करें आप? इट का यूज। ठीक। फिर देखिए लिखा है, मैं आपको समझा दूं। देखिए, बेबी, चाइल्ड, इन्फंट। बेबी, चाइल्ड, इन्फंट। देखिए, बेबी, चाइल्ड और इन्फंट, अगर इनका जेंडर क्लियर ना हो, जेंडर स्पष्ट ना हो कि ये मेल या फीमेल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, इन तीनों का, अगर इन तीनों का जेंडर देखा जाए तो ये जेंडर इनका होता है कॉमन जेंडर। जेंडर क्या होता है? कॉमन। अच्छा, कॉमन जेंडर होता है, पर अगर इनके लिए हमको किसी प्रोनाउन का यूज करना हो, ध्यान रखिएगा, अगर इनसे ये ना पता लगे कि ये मेल है या फीमेल है, तो फिर इनके साथ आप प्रोनाउन इट का यूज करें। ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन इट का यूज होता है, बेबी, चाइल्ड और इन्फंट। अगर इनसे जेंडर स्पष्ट ना हो, क्या करेंगे आप इनके साथ इट का यूज करें। ठीक। देखिए, चाइल्ड या बेबी, यहां इन्फंट भी ना मैंने लिख ही दिया है। चाइल्ड, बेबी या इन्फंट के लिए जब इनका जेंडर स्पष्ट ना हो, यानी कि इट का प्रयोग कहां करते हैं? चाइल्ड, बेबी और इन्फंट के लिए, अगर उनका जेंडर स्पष्ट ना हो। जेंडर स्पष्ट ना होने का मतलब क्या है? कि वो मेल है या फीमेल है, ऐसा कुछ समझ में ना आ रहा हो, ऐसा कुछ सेंटेंस से पता ना चल रहा हो। ठीक। देखिए, अगर पता चल जाए कि मेल है तो आप ही लगा दीजिएगा, पता चल जाए कि फीमेल है तो आप सी लगा दीजिएगा। लेकिन अगर चाइल्ड, बेबी, इन्फंट से ये ना पता लगे कि वो मेल है कि फीमेल है, तो फिर इट का यूज कर लीजिए। क्या है? आई सा चाइल्ड, इट वॉज क्राइंग। मैंने देखा था एक बच्चे को, वह रो रहा था। अब बच्चा क्या, मेल या फीमेल, पता नहीं, क्या लगाया आपने? ठीक। द बेबी लुक्स हैप्पी, इट इज हेल्दी। अब ये बेबी के लिए आपने क्या लगा दिया? इट लगा दिया। अब ये बेबी मेल है कि फीमेल है, कहां पता लग रहा है? तो आपने क्या यूज कर लिया? यूज कर लिया। आई सा गर्ल चाइल्ड। अब देखिए, यहां पे चाइल्ड क्या है? गर्ल है। अब यहां इट नहीं लगा सकते आप। अब यहां क्या यूज करेंगे आप? सी यूज करेंगे। ठीक। जब इसका जेंडर पता लग गया कि वो गर्ल है, क्या लगाएंगे आप? सी लगाएंगे। ठीक। आई सा बॉय चाइल्ड, तो यहां पे चाइल्ड क्या है? बॉय है। अब आप क्या लगाएंगे? ठीक। ये जेंडर नहीं पता होगा तभी आप इट लगाएंगे। अगर क्लियर पता लग रहा है कि वो मेल या फीमेल है, तो फिर ही या सी का यूज करेंगे। ठीक। सामान्यतया, सामान्यतया किसी देश के लिए हम इट का यूज करते हैं। देखिए, कोई कंट्री हो, उसके लिए सामान्यतया हम इट का यूज करते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, किसी चीज का पर्सोनिफिकेशन किया जाता है। जब पर्सोनिफिकेशन किया जाए किसी चीज का, तो फिर ध्यान रखिएगा, उसको फिर हम मेल या फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं। अगर कभी कंट्री का पर्सोनिफिकेशन ऐसा कुछ प्रकट हो, तो फिर उसके लिए आप सी का यूज करिएगा। ठीक है, सी, हर, आवश्यकता अनुसार, है ना, सी, हर, हर्ष, जिसकी आवश्यकता हो। ठीक। लेकिन ऐसे सामान्यतया किसी कंट्री के लिए क्या यूज होता है? इट का यूज होता है। लिखा है, इंडिया इंपोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स। अभी देखिए, इंडिया के लिए क्या आया है? आया है। ठीक, समझ पा रहे होंगे। अगर सेंटेंस में कभी ऐसा पता लगे कि किसी देश के नाम का प्रयोग जो है, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा समझिएगा मेरी बात। अगर किसी मानवीय, अगर पर्सोनिफिकेशन हो, फिर कंट्री को आप फीमेल की तरह ट्रीट करें, सी का यूज करेंगे उसके। ठीक है। जब मैं जेंडर की चर्चा करूंगा तो वहां मैं इसको विस्तार से आपको चर्चा कर दूंगा। पर ध्यान रखिएगा, किसी भी देश के लिए सामान्यतः हम इट का यूज करते हैं, लेकिन जब उसका पर्सोनिफिकेशन ऐसा कुछ किया जाता है, तो उसके लिए फिर सी का यूज होता है।
लिखा है इट का प्रयोग टाइम, वेदर, टेम्परेचर तथा डिस्टेंस बताने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, अगर आपको टाइम बताना हो, वेदर बताना हो, टेम्परेचर बताना हो, डिस्टेंस बताना हो, तो फिर इसके लिए आप क्या करेंगे, इट का यूज कर लेंगे। जैसे लिखा है इट इज संडे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप। ठीक, यहाँ पे इनका कोई अर्थ वैसे नहीं होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में बस इंट्रोड्यूस कराते हैं ये। ठीक है, तो अगर किसी टाइम को बताना हो, वेदर को बताना हो, टेम्परेचर बताना हो, डिस्टेंस बताना हो, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रूप में आप इट का यूज करें। संडे, इट इज रेनिंग, इट इज अक्टूबर, इट इज 8 o'clock, इट इज 25 degrees, इट इज 7 kilometers टू द रेलवे स्टेशन। ठीक है, आप इस तरह से इट का यूज कर सकते हैं। फिर आइए देखिए, किसी नाउन या प्रोनाउन पर इम्फेसिस, जोर डालने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालना हो तब भी आप क्या करें, इट का यूज करें। जैसे लिखा है इट वाज रिचा, इट वाज रिचा, वो रिचा ही थी। हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, जिसने मेरी कल मदद की थी। जोर डाल रहे हैं, वो रिचा ही थी। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए आप इट का यूज इस तरह से करते हैं, है ना। इट वाज आई, वाज आई, हु हेल्प्ड यू, वह मैं था जिसने तुम्हारी मदद की थी। जैसे कोई बात हुई तो आप जोर देंगे, अरे वो मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की थी। भूल गए वो दिन कि मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की थी। जोर देने के लिए आप इट का इस तरह से यूज करें। बाकी पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में नॉमिनेटिव केस का नाउन या प्रोनाउन आता है। चर्चा पीछे आपसे हो चुकी। ठीक है, इट वाज मिसेज केडी यादव whom I loved much. It was Mrs. K.D. यादव whom I loved much. अब देखिए, जोर देने के लिए इट वाज मिसेज केडी यादव, मिसेज केडी यादव थी ना, whom I loved much, जिनसे मैं बहुत प्रेम करता था। ठीक, तो जोर देने के लिए, तो यानी कि किसी नाउन प्रोनाउन में जोर देने के लिए भी आप इट का यूज इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इट का प्रयोग किसी फ्रेज या क्लाज के लिए होता है। मैं आपको बताऊं, पूरी फ्रेज या पूरी क्लाज के लिए भी आप इट का यूज कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे, बता रहा हूं। देखिए, इसे लिखा है इट इज गुड टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन। आप समझिए मेरी बात को, लिखा है इट इज गुड टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन। यह अच्छा है, टू लिव, रहना, विथ एन ऑनेस्ट मैन, किसी ईमानदार आदमी के साथ। अब ये जो इट है किसके लिए आया है, क्या अच्छा है, टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन। इट का प्रयोग इस पूरे फ्रेज के बदले हुआ है, इस पूरे फ्रेज के बदले इट आया है। क्या बात अच्छी है, ये वाली बात अच्छी है, ये जो फ्रेज लिखा है यही, इसी पूरे बदले क्या आया है, इट आया है। ठीक, इट इज गुड, क्या अच्छा है, यही कि टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन, रहना किसी ईमानदार आदमी के साथ। ठीक, देखिए इट का यूज किसके लिए हुआ है, टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन, ना, समझ पा रहे हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, ये जो इट है इसके लिए आया है, इसी के लिए आया है, टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन। ठीक, इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन इज। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये फ्रेज है ना, हमारा क्या है, पूरा फ्रेज है, इन्फिनिटिव फ्रेज है, काम कर रहा है नाउन का। ये हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज है, काम कर रहा है किसका, नाउन का। ठीक है, और ये इसका वर्ब है और ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और इसी के बदले क्या आया है, समझ पा रहे होंगे। इट पूरा किसी फ्रेज के बदले भी आ। फिर आइए देखते हैं, देखिए क्या है, इट इज प्रोबेबली, इट इज प्रोबेबल दैट इट विल रेन टुडे। अब देखिए ये जो लिखा है ना, दैट इट विल रेन टुडे, इसी पूरे के बदले क्या आया है, इट आया है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इट विल रेन टुडे इज प्रोबेबल। ठीक, ये पूरी नाउन क्लाज, इस पूरी क्लाज के बदले क्या लिखा था आपने, लिखा था ये। ठीक, तो किसी फ्रेज के बदले, किसी क्लाज के बदले भी इट का यूज हो सकता है।
जैसे मैंने लिखा आई हैव मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की है, एंड आई नो इट, और मैं इसको जानता हूं। क्या जानता हूं? ये वाली बात कि मैंने गलती की है। इस पूरी बात के बदले क्या आई है? क्या आई है? यानी पूरी क्लास के बदले आई हैव मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की है, एंड आई रियलाइज इट, और मुझे इसका मैं एहसास करता हूं। एंड आई रियलाइज इट, तो मैं किस बात का एहसास करता हूं? यही कि आई हैव मेड अ मिस्टेक। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसको फिर से देख लीजिए। आई हैव मेड अ मिस्टेक एंड आई रियलाइज इट, मैंने एक गलती की है और मैं इसका एहसास करता हूं। किस बात का एहसास करता हूं? यही कि आई हैव मेड अ मिस्टेक, कि मैंने एक गलती की है। तो ये इट किसके लिए आया है? इसी पूरी बात के लिए। ये पूरी ये क्लाज है हमारी। पूरी क्लास के बदले क्या आया है? इट आया है। आई एम चीटेड बाई हर एंड आई नो इट, आई एम चीटेड बाई हर, ये देखिए पूरी क्लास, इसी पूरी क्लास के बदले क्या आया है? इट आया है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे मेरी बात? यानी पूरी क्लास के बदले क्या आ गया है? इट आ गया है। समझ पा रहे होंगे? यानी इट का प्रयोग हम पूरी किसी फ्रेज के बदले या किसी क्लास के बदले भी इस तरह से कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आइए देखिए भैया, अब हमको पढ़ना है यूजेज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन। पहली बात तो पजेसिव एडजेक्टिव ना लिख के इसको मैं लिख दूं पजेसिव डिटर्मिनर। देखिए मैं बताऊं आपको, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में अंतर है ना? एडजेक्टिव बताता है कि कोई भी नाउन प्रोनाउन किस तरह का। डिटर्मिनर क्या होते हैं? डिटर्मिनर सदैव नाउन से पहले आते हैं, और जिस नाउन से पहले आते हैं उसको निश्चित करते हैं। समझ पाइएगा ध्यान से। तो ये जो पजेसिव डिटर्मिनर हैं, ये सदैव नाउन से पहले आएंगे और उस नाउन पे पजेशन अधिकार प्रकट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पजेसिव डिटर्मिनर हैं। ठीक है, पजेसिव डिटर्मिनर है ये। तो आप एडजेक्टिव भी बोलते हैं पर वास्तव में होते हैं डिटर्मिनर्स। ये देखिए माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब के सब हमारे पजेसिव डिटर्मिनर हैं। और ध्यान दीजिए, एक चीज का याद रखिएगा आप, डिटर्मिनर सदैव नाउन से पहले आता है, हमेशा नाउन से पहले आएगा। एकदम अटल सत्य है ये बात। अब देखिए, ये है पजेसिव प्रोनाउन, ये पजेसिव प्रोनाउन है। ध्यान रखिएगा ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन कभी नाउन से पहले नहीं आते हैं, प्रोनाउन नाउन के बदले आते हैं, या प्रोनाउन किसी नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए आते हैं। ठीक, तो अगर दोनों को यूज में ध्यान रखना हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये डिटर्मिनर हैं, इनको हमेशा नाउन चाहिए ही चाहिए। ठीक, और ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, इनके बाद कभी आप नाउन नहीं लिख सकते हैं। लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, अच्छा, दोनों के अर्थभाव में भी अंतर है। अगर मैंने लिख दिया माई बुक, आपको बता रहा हूं, तो मैंने लिख दिया माई बुक, मेरी किताब, अवर बुक हमारी किताब, योर बुक आपकी किताब, हिज बुक उसकी किताब, हर बुक उसकी किताब। ठीक है, इस तरह से। देखिए अगर मैं ऐसे लिख दूं, दिस बुक इज माइन बुक, पहली बात तो गलत। कारण क्या है? माइंड क्या है हमारा? माइंड हमारा प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा, गलत है। मुझे लिखना चाहिए था दिस बुक इज माइंड। जब मैं लिख रहा हूं दिस इज माई बुक, अगर मैंने लिखा दिस इज माई बुक तो ये मेरी किताब है। जब मैं लिख रहा हूं दिस बुक इज माइन, ये मेरी वाली किताब है। अर्थ का अंतर समझिएगा। जब मैं लिख रहा हूं दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज अवर बुक, ये हमारी किताब है। दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। दिस इज हिज बुक, या उसकी किताब है। ठीक, लेकिन जब मैं लिख रहा हूं दिस बुक इज माइन, देखिए पहली चीज तो ये, मैं ये नहीं लिख सकता दिस बुक इज माइन बुक, तब गलत हो जाएगा। मैं इसको लिखूंगा दिस बुक इज माइन। अर्थ में अंतर क्या आएगा? दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस बुक इज माइन, ये मेरी वाली किताब है। समझ पा रहे होंगे, है ना? ये अर्थ भाव का भी अंतर आता है ना? दिस बुक इज माइन, ये मेरी वाली किताब है। दिस बुक इज अवर्स, ये हमारी वाली किताब है। दिस बुक इज योर्स, ये तुम्हारी वाली किताब है ना? दिस बुक इज हज, दिस बुक इज हिज, ये उसकी वाली किताब है। ध्यान रखिएगा एक चीज, हिज का पजेसिव डिटर्मिनर भी हिज होता है, और पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है। कैसे जानेंगे हम? अगर डिटर्मिनर होगा, अगर मैंने कहा दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज बुक, तो इसका मतलब डिटर्मिनर है। कैसे? क्योंकि इसने बात क्या लिया? नाउन लिया।
देखिएगा, मुझे मैं ऐसे लिख दूं, दिस बुक इज हिज, तो अब ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक, दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है, दिस बुक इज हिज, ये उसकी वाली किताब है। ठीक, ये अर्थभाव में अंतर होता है, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, आइए देखते हैं। अधिकार दोनों प्रकट करते हैं, पजेसिव डिटर्मिनर भी अधिकार प्रकट करता है, पजेसिव प्रोनाउन भी अधिकार प्रकट करते हैं, लेकिन डिटर्मिनर सदैव नाउन से पहले आता है, उसको निश्चित करता है। ठीक है, और प्रोनाउन नाउन के बदले आते हैं, किसी नाउन की रिपीटिशन को रोकते हैं। देखिए लिखा है पजेसिव एडजेक्टिव, वास्तव में डिटर्मिनर है ना, जिसको आप एडजेक्टिव बोलते हैं, ये डिटर्मिनर्स हैं। पजेसिव डिटर्मिनर का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। दिस इज माई बुक, माई डिसीजन वाज रॉन्ग, है ना। माई हमारा डिटर्मिनर, डिसीजन हमारा नाउन है, बुक हमारा नाउन है, माई हमारा डिटर्मिनर है। माई हाउस नीड्स रिपेयरिंग, हाउस हमारा नाउन है, माई हमारा डिटर्मिनर है। अब देखिए लिखा है पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले होता है, अतः इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। आ चुका हूं मैं आपको पहले ही। दिस इज माइन बुक गलत है, हर हाउस नीड्स रिपेयरिंग ये भी गलत है। दिस इज माई बुक ये सही है, हर हाउस नीड्स रिपेयरिंग ये सही है। क्यों? क्योंकि भैया ये प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं लिख सकते आप, गलत है ना। और ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद नाउन ठीक है, डिटर्मिनर है, नाउन ठीक है। देखिए अब क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर, यहां पर डिटर्मिनर के बदले, एडजेक्टिव के बदले क्या लिखना है आपको, डिटर्मिनर। पजेसिव डिटर्मिनर प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन, लेकिन अर्थभाव में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने लिखा माई प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन, अवर प्लस नाउन इज इक्वल टू अवर्स, योर प्लस नाउन इज इक्वल टू योर्स, हिज प्लस नाउन इज इक्वल टू हिज। देखिए लिखा हिज का पजेसिव प्रोनाउन तथा पजेसिव डिटर्मिनर दोनों रूप में होता है ना, मैंने बताया आपको। प्रोनाउन होगा तो उसके बाद नाउन का यूज मत करिएगा, अगर डिटर्मिनर होगा तो नाउन लगेगा। हिज बुक, दिस बुक इज हिज, ठीक है। फिर देखिए, फिर मैंने लिखा हर नाउन, हर प्लस नाउन इज इक्वल टू हर्स, देयर प्लस नाउन इज इक्वल टू देयर्स। देखिए इट्स का पजेसिव एडजेक्टिव रूप नहीं होता है, सॉरी, इट्स का पजेसिव डिटर्मिनर, इट्स का सिर्फ पजेसिव डिटर्मिनर रूप होता है, इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इट्स का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये सिर्फ डिटर्मिनर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है, आवर्स ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, इसका मतलब है क्या है, आवर कंट्री इज ग्रेट। समझिएगा मेरी बात को, आवर्स कंट्री में नहीं लिख सकता हूं, इसका ध्यान रखिएगा। मैं क्या लिखूंगा, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, इसका मतलब क्या हुआ, आवर कंट्री। ये जो लिखा है ना, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, इसका मतलब क्या है, आवर कंट्री इज ग्रेट। समझ पा रहे होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि पजेसिव डिटर्मिनर प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन। भाई जब मैंने लिखा आवर प्लस कंट्री, ये बन जाएगा क्या, पजेसिव प्रोनाउन ना। अवर्स कंट्री इज ग्रेट, सॉरी, अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, अवर्स कंट्री मत लिखिएगा, अवर कंट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज को। योर्स इज अ गुड बुक, इसका मतलब क्या, योर बुक इज गुड। हिज इज अ ब्यूटीफुल हाउस, इसका मतलब क्या, हिज हाउस इज ब्यूटीफुल। हर हाउस एंड माइन, उसका घर और मेरा वाला। माइन मतलब क्या, माई हाउस आर फार फ्रॉम हेयर। ठीक है, आई हैव लॉस्ट योर बुक, योर बुक्स एंड एज वेल एज माइन, यानी मैंने तुम्हारी वाली किताब, तुम्हारी किताब खुआ दी है, अपनी वाली किताबें भी खुआ दी हैं। माइन मतलब क्या, माई बुक्स। आई सा माई पेरेंट्स एंड योर्स, योर्स मतलब क्या, योर पेरेंट्स देयर। ठीक, आई सा माई पेरेंट्स एंड योर्स देयर, योर्स मतलब क्या, यानी योर पेरेंट्स। समझ पा रहे होंगे, यानी कि देखिए ये हमारा डिटर्मिनर प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव, वही दिखाया गया है आपको कैसे कैसे बनते हैं। माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम हिज, इसका मतलब माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रॉब्लम।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हिज प्रॉब्लम क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि नाउन का क्या हो जाता है, रिपीटिशन हो जाता है। इसी नाउन रिपीटिशन को रोकने के लिए क्या लगा दिया आपने, नाउन लगा दिया है। ठीक है, यहाँ भी वही बात है, आई हैव लास्ट योर बुक एज वेल एज माई बुक। तो अगर आप इस तरह लिख देते तो नाउन रिपीट हो जाता, इसको हटाने के लिए आपने क्या लगा दिया, नाउन लगा दिया। ठीक है, हर हाउस एंड माइन, इसको मैं ऐसे लिख सकता था हर हाउस एंड माई हाउस, तो क्या होता, नाउन रिपीट होता। इसको ठीक करने के लिए आपने क्या कर दिया, पजेसिव प्रोनाउन लगा दिया। समझ पा ही रहे होंगे। फिर लिखा है दे अलाउ देयर चिल्ड्रन टू गो टू सिनेमा, वो अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं अपने बच्चों को सिनेमा जाने के लिए, बट आई डू नॉट अलाउ माइन, किंतु मैं अपने वालों को अलाउ नहीं करता हूं। यानी माइन का मतलब क्या, माई चिल्ड्रन। ठीक, अब अगर माई चिल्ड्रन लिखता तो नाउन रिपीट होता, इसी के बदले क्या लिख दिया गया है, माइन। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत आभार आपका। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में। ठीक, तो पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।